नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं 5 कोर्सेज के लिए, जिसमें आपका बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीएससी एजी 5 कोर्सेज की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो हम लोग निरंतर अपने कुछ नई चीजें ला रहे हैं जिससे आप लोगों को और भी आसानी हो अपने एग्जाम क्रैक करने में, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी मोटिवेशनल सीरीज हम लोग चला ही रहे हैं। तो अब हम लोग एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, डाउट सेशन। डाउट सेशन के अंतर्गत हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम लोग उनको काफी दिन से, जब से उन लोग एडमिशन लिए हुए हैं तब से हम लोग वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ सीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि डाउट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम लेक्चर्स वो लोग 1-2 बार पढ़ चुके होंगे, तो अब क्या है कि उनसे हम लोग डाउट्स ले रहे हैं कि आपका जो भी उस चैप्टर से डाउट हो आप हमसे पूछिए, हम आपको वीडियो के फॉर्म में उसका सोल्यूशन देंगे। देखिए, वीडियो के फॉर्म में सोल्यूशन देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट एक्स है, उस स्टूडेंट एक्स की उसने मुझे 2 प्रॉब्लम बताया कि मेरी ये 2 प्रॉब्लम है, आप ये डाउट है मेरे। और मान लीजिए कोई वाई स्टूडेंट है, उसकी भी कोई 2 प्रॉब्लम थी, वो 2 प्रॉब्लम बताया। हो सकता है कि एक्स स्टूडेंट को भी वाई स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम लग जाए कि हाँ ये तो मुझे भी नहीं आता था। तो ऐसे क्या होगा कि अगर वीडियो के फॉर्म में बताएंगे तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, सबके डाउट्स जो हैं आपको आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो डाउट सेशन में सबसे पहले हमारी टीम ने डिसाइड किया साइंस ग्रुप के लिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम का डाउट स्टूडेंट से कहा गया, एक बकायदा पूरा फॉर्मेट में बताया गया कि इस फॉर्मेट में आप डाउट भेजें। और आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कृपया डाउट जो भी फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में कहा गया उसी फॉर्मेट में भेजें। नहीं तो हमारी टीम को क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिस फॉर्मेट में जैसा कहा गया आप वैसा भेजिए। आप अगर हम लोग आप लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं तो आप हम लोग का भी थोड़ा सपोर्ट जरूर करें, तो जिससे परस्पर अगर संतुलन बना रहेगा, वही चीज जैसे इक्विलिब्रियम बना रहेगा, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग डाउट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट हमारा आया है गौरव कुमार का, बेगूसराय से है ये। इनका डाउट क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि N2O4 का 13.8 ग्राम जो है वो 1 लीटर के कंटेनर में रखा जाता है 400 केल्विन पे, और फिर उसको अलाउ किया जाता है, अलाउड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम बन जाता है। N2O4 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ NO2। ठीक है, और N2O4 का 13.8 ग्राम लिया गया है इन 1 लीटर कंटेनर। ठीक है, 1 लीटर के कंटेनर में। ठीक, अब देखिए, और फिर इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, वो आपका दिया गया है 9.15 बार। ठीक है, 9.15 बार। और फिर इसने कहा है कि Kc, Kp, और हमें इसमें पार्शियल प्रेशर फाइंड करना एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, जो गैसेस हैं दोनों, इन्हीं का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। देखिए, एक चीज सबसे मेन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसने जो प्रेशर दिया है वो बार में दिया है। बार में दिया है तो हम लोग जो भी आगे यूनिट्स रखेंगे वो ध्यान देंगे, अगर कहीं प्रेशर की यूनिट कोई भी रख रहे होंगे वो बार में ही रखिएगा, नहीं तो आपका काम सब गड़बड़ा जाएगा। यही छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देनी होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसमें कि हम लोग इसमें सबसे पहले प्रेशर निकाल रहे हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर से निकाल ले रहे हैं हम लोग कि इनिशियली कितना था, वो कैसे निकालेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं N2O4 के, निकाल सकते हैं ना। N2O4 नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 13.8 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट N2O4 कितना होता है, 92। N2O4 निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो जो ये आता है ये 0.15 मोल आता है। कितना, 0.15 मोल। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को प्रेशर फाइंड करना है। तो हम लोग प्रेशर फाइंड करने के लिए PV = nRT वाली इक्वेशन लगा देंगे। वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया है,
प्रेशर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स अभी मैंने निकाल ही लिया। और देखिए गैस कांस्टेंट की मैंने लेक्चर्स में सारी वैल्यूज लिखा दिया था हर एक यूनिट में। यहां पर हम लोग जो यूज करेंगे वो होगा 0.0821। ये आपका जो यूनिट होती है ये किसमें होती है, लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन मोल में। तो लीटर एटमॉस्फेरिक है तो मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर जो इसमें मेजर हो रहा है वो आपका किसमें है, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर ऑफ बार जो होता है वो बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1 बार, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में आपका दिया गया है 400 केल्विन, तो इसको भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से आप अपना प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर कितना आ जाएगा यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4.98 बार आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4.98 बार, ठीक। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन जो लिखा हूं, देखिए 4.98 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन स्टार्ट कैसे हो रही है, कि रिएक्शन के इनिशियल जो था, इनिशियल 4.98 बार था, ठीक है। और प्रोडक्ट तो कुछ नहीं रहा होगा, और जब इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ 4.98। मान लीजिए इसमें से कुछ हमारा, जैसे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा, और इधर जितना डिसोसिएट होगा, जैसे यहाँ 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो अगर यहाँ से 1 डिसोसिएट हो रहा है तो वहां पे 2 बनेगा, तो यहाँ पे ये आपका 2x बन गया, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम जो आपका टोटल प्रेशर है, एट इक्विलिब्रियम जो टोटल प्रेशर है वो दिया गया था क्वेश्चन में, कितना दिया गया था उसको मैंने रफ कर दिया है। टोटल एट इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 9.15 बार दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर निकाल कितना हो जाएगा, 4.98 माइनस x प्लस 2x इज इक्वल टू 9.15 बार। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं 4.98 प्लस x इज इक्वल टू 9.15। तो यहां से हम लोग x निकाल सकते हैं, 9.15 माइनस 4.98। तो यहां से अगर हम लोग x देखें तो x मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, जो आपका x आता है वो 4.17 बार आता है। अब ये सब कैलकुलेशन एट रैंडम करना मुश्किल है, फालतू उसमें समय खराब होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो x आपका कितना आ गया, मतलब यहां से कितना डिसोसिएट होता है 4.17। तो एट इक्विलिब्रियम इनका प्रेशर कितने आ गए, एट इक्विलिब्रियम पे देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या हो जाएगा, 4.98 माइनस x की वैल्यू आ गई 4.17। तो अगर हम लोग 4.98 में से 4.17 माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारा 0.81 बार, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.81 बार, ठीक है। ये आ गया। और उसका क्या है, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकाले तो क्या आ जाएगा, सीधी सी चीज है कि 2x है तो 2 into 4.17 कर दीजिए। अब ये सब कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, ठीक है। 2 into 4.17 कर लीजिए, ठीक। तो ये जो पार्शियल प्रेशर पूछ रहा था एट इक्विलिब्रियम वो हमारा निकल गया। मतलब पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, जैसे ये गौरव जी ने ये भी पूछा है कि सर ये भी बता दीजिएगा कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर, उसमें कई गैसेस हैं, गैसेस का मिक्सचर है, तो हर एक इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी टोटल वॉल्यूम पे, वही हमारा उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो यही चीज है कि इसका अपना पार्शियल प्रेशर होगा, इसका अपना पार्शियल प्रेशर होगा, वही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, अब बात आएगी कि सर उसमें और चीजें पूछा था, केपी केसी भी पूछा था, तो अब क्या दिक्कत है, अगर आपके पास पार्शियल प्रेशर है तो आप केपी जानते हैं, केपी कैसे लिखा था, लेक्चर में से बता चुका हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 और जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये पावर में चला जाएगा, और ये पार्शियल अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो आपके पास दोनों क्वांटिटीज हैं, तो बस रख के कैलकुलेट कर लीजिए। अगर केपी निकाल लेते हैं तो केपी इज इक्वल टू केसी RT की पावर डेल्टा एन, फॉर्मूला जानते हैं।
और आपका डेल्टा एन यहां से आप देख ही सकते हैं कितना है 2 - 1, तो दैट इज Kp = Kc RT हो जाएगा। तो यहां से आप Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। Kp आपको पता है, R पता है, T पता है, तो Kc भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, बस देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान क्या देंगे कि यूनिट का, उसने बार कहा है तो आर की हम गैस कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है। ये चीजें मेन थी, और बस ये चीज आप बस इसमें इनिशियल प्रेशर निकाल लीजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन करते जाइए, जो जो कंडीशन कहा है उसको पुट करते जाइए, अब आराम से आंसर आ जाएगा। तो गौरव जी का जो डाउट था क्वेश्चन वाला वो तो क्लियर ही हो गया। तो इन्होंने वही हमें ये पूछा था कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो मेरे हिसाब से भी ये समझ ही गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, बस केवल आपके कैलकुलेशंस ज्यादा हैं। और आपको बता दो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे तो कोई एक पार्ट आता है, वो भी एक पार्ट में भी वैल्यूज ऐसे सेट करके देगा कि आपकी कैलकुलेशंस आसानी से हो। इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं करता कि वो डेसिमल्स कितनी आपको घुस के कैलकुलेशन करनी पड़े। तो इस चीज के लिए निश्चित रहिएगा कि हम कैसे कर पाएंगे उतने समय में। अगर मान लीजिए बाई चांस आ भी जाता है तो आपको क्वेश्चन तुरंत स्किप कर देना है, तुरंत छोड़ देना है, नहीं तो वो एक क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन का नंबर खा जाएगा। देखिए फिर इन्होंने एक हमसे कहा है कि केसी और ये गिब्स एनर्जी में जो रिलेशन बताए थे उसको इन्होंने कहा है कि आप सर फिर से बता दीजिए। वैसे इन्होंने क्वेश्चन गलत लिखा है, इन्होंने लिखा केसी क्यूसी गिब्स एनर्जी, तो में रिलेशन बताइए, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता केसी क्यूसी और गिब्स एनर्जी में। देखिए होता क्या है, रिलेशन ये होता है, मैंने कहा था कि ये चीजें आपकी थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत अच्छे से कवर होंगी, इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए कि थर्मोडायनेमिक्स जब लेक्चर जाए तब तक का। तो देखिए होता क्या है कि डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन होता है। देखिए कैसे आता है वो 2.303 RT log base 10 Q। अब देखिए यहां पर क्या मैंने रिलेशन लिखा है, मैंने लिखा है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 Q, जहां पर डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, आर आपका गैस कांस्टेंट, टी टेंपरेचर, और क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। देखिए रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, मैंने पहले कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट जैसे आप निकालते हैं मतलब दोनों एक ही जैसे निकलता है, दोनों सेम चीज है, बस डिफरेंस क्या होता है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट किसी भी टाइम पे निकाला जाता है, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ही निकाला जाता है। बस इतना फर्क होता है, एट एनी टाइम और एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है। ये मैंने आपको रिलेशन बताया था, मैंने कहा था कि सब रिलेशंस के प्रूफ के पीछे मत जाइएगा, बेफालतू की चीजें हैं, इररिलेवेंट चीजें, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 2-3 साल में पढ़ाई कर रहे हैं कि सारी इररिलेवेंट चीजों को भी पढ़ेंगे। तो बस जो जो काम की चीजें उसको आप पढ़िए, ठीक है। अब देखिए अब होता क्या है कि एट इक्विलिब्रियम, मैंने बताया था कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो होता है वो 0 होता है हमारा, ठीक है। डेल्टा जी क्या होता है, 0। अब डेल्टा जी 0 हो गया तो डेल्टा जी नॉट, और ये सब चीजें आपकी थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में आएंगी, लेकिन पूछ लिया तो बता देता हूं 2.303 RT log base 10 K। अब यहां पर डेल्टा जी 0 हो जाएगा और जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये आपका Kc भी हो सकता है, Kp भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.303 RT log base 10 K। तो ये हमारा डेल्टा जी नॉट और K के बीच में रिलेशन होगा, डेल्टा जी और Q के बीच में रिलेशन ये होगा, ठीक है। तो यही मैंने रिलेशन बताया था। हाँ इसमें एक बात और बताई थी, एक और थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है, वो होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। ये एक और स्टूडेंट का भी एक डाउट है तो मैं उसी में कवर कर देता हूं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट एक और थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहां पर रख देते हैं -2.303 RT log base 10 K is equals to delta H naught minus T delta S naught, ठीक। अब यहां से आप क्या करिए कि यहां पे log रखिए, log base 10 K
और बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2.303 r इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 r, ठीक है। t जो है ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो एक ये रिलेशन बनता है, ठीक है, एक ये हमारा एक रिलेशन आता है, ठीक है। जो ये रिलेशन कहा जाता है, ये log k वर्सेस 1/t का यहाँ पे ग्राफ की बात होती है, ठीक है। बस मैंने क्या, बस केवल सिंपली रेड्यूस ही तो कर रहा है भाई, मैंने क्या किया, -2.303 RT को डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन में, तो ये एक टर्म आ गया ऐसा। तो होता क्या है कि इसमें हम लोगों, मैंने आपको लेक्चर में ग्राफ इसमें डिस्कस किया था, लेक्चर में मैंने बताया था log k वर्सेस, ये सब चीजें लेक्चर बहुत अच्छे से हैं, लेकिन तब भी पूछ लिए हैं कि सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो बता दे रहा हूं log k वर्सेस 1/t का ग्राफ। अब देखिए ग्राफ भी बड़ा आसान चीज है, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो बिल्कुल नहीं आपको ये सब चीजें पूछनी चाहिए। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग जिंदा रखते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। अब देखिए अगर आपसे ये कह दे रहा है कि log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बना दीजिए, तो ऐसा क्या दिक्कत है, मैंने क्या बताया था, जिसके वर्सेस जो ग्राफ बता रहा है, जैसे log k कह रहा है तो उसको y रख दो, मतलब जो पहला है उसको y कर दो, जो दूसरी चीज है उसको x लिख दो। बाकी देखिए ये कैसा बन जाएगा, y = -mx + c टाइप का, y = -mx + c, y = -mx + c एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका स्लोप जो होगा वो निगेटिव दिया गया है और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पॉजिटिव दिया गया है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ बना लेते हैं, इसमें ऐसी कौन सी टेंशन वाली बात है। ये हो गया हमारा log k, इधर हो गया हमारा 1/t और ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, और यही हो गया हमारा y इंटरसेप्ट। हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे y इंटरसेप्ट c है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप ये निकालिए कि m स्लोप क्या आएगा, -डेल्टा h नॉट अपॉन 2.303 r। तो स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल के कंपेयर करना सीखिए कि भाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वो भी बहुत आसान चीज है, डेल्टा h नॉट अपॉन 2.303 r। तो इंटरसेप्ट ये है, स्लोप ये है, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्राफ बना तो दिया इन जनरल, ठीक है। अब मैंने उसमें लेक्चर में बताया था कि अगर मान लीजिए वो एंडोथर्मिक की बात करता है, तो एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच नॉट आपका पॉजिटिव होगा, अगर डेल्टा एच नॉट तो y = -mx + c का ही ग्राफ बनेगा, मतलब यही ग्राफ रहेगा। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो डेल्टा एच नॉट क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा एच नॉट अगर निगेटिव हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, तब y = mx + c हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव स्लोप के साथ आपका क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप के साथ और पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था, तो इन सब में ग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर y इंटरसेप्ट ये हो गया, स्लोप हम बता देंगे तब कि डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r है, ठीक है। तो उसमें कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं। इस पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वो भी एक स्टूडेंट ने पूछ लिया, तो भी उसकी जब प्रॉब्लम आएगी तो मैं वो चीज डिस्कस कर दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे ग्राफ बनाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। और जो रिलेशन पूछा है गौरव जी आपने, वो रिलेशन ऐसे ही निकलेगा, और उसके प्रूफ पे मत परेशान होइएगा। अगर आप प्रूफ हमसे जानना चाह रहे हैं तो फालतू टाइम मत अपना बर्बाद करिए इन सब चीजों में, ठीक। तो गौरव कुमार बेगूसराय से जो थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई, उन्होंने जो 2-3 प्रॉब्लम पूछा था। अगला हमारा अंचल चौधरी जी का है, जो कि प्रतापगढ़ से हैं। अब देखिए इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने काफी क्वेश्चंस हमें भेजे हैं, लेकिन मैं इनके काफी क्वेश्चंस नहीं भी ले पाऊंगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखिए यही हम लोग कहते हैं कि आप थोड़ा हमारी हेल्प करिए। आपको फॉर्मेट में साफ साफ लिख के दिया गया था कि आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट पूछिए। इन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस काफी ऐड कर दिया, जैसे कि इनके लगभग 6-7 क्वेश्चंस होंगे, तो जिसमें से इनके 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो सब आयनिक इक्विलिब्रियम के, कुछ केमिकल के भी हैं। तो जब आयनिक इक्विलिब्रियम आपको लेक्चर मिलेगा, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसके जब उसका डाउट सेशन रखा जाएगा तब आप पूछिएगा। मना तो हमने नहीं किया ना, लेकिन जो आप अभी जो कहा जा रहा है आप वही करिए। अभी मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के मान लीजिए आपसे क्वेश्चन करा ही दूंगा, तो आपको क्या समझ में आएगा या किसी दूसरे स्टूडेंट को क्या समझ में आएगा, तो वो सब इररिलेवेंट चीजें कृपया कम करिए,
ठीक है, तो आपके जो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके ले लेता हूं, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस हैं और बाकी सब तो आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के ही क्वेश्चंस हैं। और आपने इतने डाउट्स पूछा, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं अंचल जी, तो बस मेहनत करते रहिए यार, ऐसे धीरे धीरे। बस थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिए कि जैसा कहा जाए वैसा ही करिए। देखिए इसमें इनका हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो इनका वो इसमें क्या दिया गया है कि एट दी 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे केपी की वैल्यू दी गई है। केपी की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.44 इंटू 10 की पावर -5। और इसमें ये बताया गया है, क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा गया है कि जो भी पार्शियल प्रेशर्स हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट में नापे गए हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो भी है वो एटमॉस्फेरिक यूनिट में है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि मोल पर लीटर में केसी बताना है हमें। केसी हमें बताना है कि केसी क्या होगा, और इन्होंने इक्वेशन दिया है कि N2 + 3H2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ NH3। फिर यहां पर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो उसने ये कह दिया कि जो आपके पार्शियल प्रेशर्स हैं वो सब आपके किस में मेजर किए गए हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मतलब एटमॉस्फेरिक यूनिट में मेजर किया गया है। तो इसका मतलब जो हम लोग क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर हमें ऐसा वैल्यू पुट करनी पड़ गई जिसमें प्रेशर की यूनिट यूज हो रही है तो एटमॉस्फेरिक वाली उसकी रखिएगा। ठीक है, वैल्यू। तो देखिए इसमें हमें निकालना केसी है, तो अगर केपी दिया गया है केसी निकालना है तो तरीका एक ही है। वो क्या होता है? केपी केसी के बीच में रिलेशन जो मैं बता चुका हूं, केपी केसी = RT की पावर डेल्टा n। तो यहां पर क्या हो जाएगा? केपी दिया ही गया है, केसी निकालना है हमें। अब गैस कांस्टेंट सही से रखिएगा, गैस कांस्टेंट में वो वाली रखिए जिसमें देखिए उसने क्या कहा, केसी में क्या कहा है कि जो भी कंसंट्रेशन है सब मोल पर लीटर में है। ठीक है, इस चीज को स्पेसिफाई कर दिया। इसका मतलब गैस कांस्टेंट की यूनिट रखिए जिसमें लीटर, एटमॉस्फेयर ये सब यूनिट आए। अब देखिए मैंने आपको कम से कम अभी तक आप जो लेक्चर्स पा चुके हैं कम से कम मैंने 2-3 बार ऐसे आपको लिख देता हूं आर की तीनों वैल्यूज। और भी आप जो और चैप्टर पाएंगे जहां जहां गैस कांस्टेंट आएगा मैं तीनों वैल्यूज उसकी लिख देता हूं। 3 प्रकार की इसकी वैल्यूज होती हैं 3 यूनिट में। तो लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन मोल में मैंने वैल्यू आपको बताई थी, क्या होती है? 0.0821 या 0.083 भी लोग लिख देते हैं। तो 0.0821 और इंटू टी, टेम्परेचर कितना दिया गया है? 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, 773 हो जाएगा। और डेल्टा एन की बात है तो डेल्टा एन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 2 - 4, और 2 - 4 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। केसी = यहां समथिंग नीचे जाएगा जो जाके इससे इनटू हो जाएगा। तो कैलकुलेशन तो इसकी काफी खतरनाक हो गई, यहां से आप केसी निकाल सकते हैं। तो बस अंचल जी इसमें आप सिर्फ ध्यान देंगे किसका? गैस कांस्टेंट की यूनिट का। बाकी इसमें ऐसा कोई खास क्वेश्चन ये आपका नहीं था। और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं कि इतनी खतरनाक वैल्यूज आए उसमें। इस चीज का हमारे ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन मत परेशान होइए, बस जान जाइए कि हमें सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व मत क्या करिए, इतने खतरनाक कैलकुलेशन के थोड़ा ना क्वेश्चन दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में जहां पर 1 मिनट से भी कम समय होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अंचल जी हम आपका दूसरा क्वेश्चन सब देखते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है कि उन्होंने एक रिएक्शन इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि SO2 + NO2 गिव्स आउट SO3 + NO, और सब गैसेज हैं। ठीक है, सब गैसेज हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें केसी की वैल्यू दी गई है जो कि 16 दी गई है, और ये कहा जाता है कि अगर 1 लीटर के कंटेनर में चारों गैसेस के 1-1 मोल लिए जाते हैं। क्या चीज? 1 लीटर के कंटेनर में चारों गैसेस के 1-1 मोल लिए जाते हैं तो आपको इक्विलिब्रियम पर NO और NO2, NO एंड NO2 के क्या आपको फाइंड करना है? कंसंट्रेशन फाइंड करना है एट इक्विलिब्रियम। ठीक, ये इनका क्वेश्चन है।
तो जैसा क्वेश्चन कहा है वैसा हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा है कि इनके 1 मोल लिए जाते हैं और वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया है। वॉल्यूम नोट कर लीजिए, वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया है। ठीक है, ये मैंने बताया ना 1 लीटर के कंटेनर में, तो वॉल्यूम 1 लीटर लिया गया है और सबके 1-1 मोल लिए जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, और आपका मोल 1 है, मोल 1 है, वॉल्यूम 1 है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करें ना करें फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम कंसंट्रेशन ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या आ जाएगी, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। अब मान लीजिए कि एट इक्विलिब्रियम, वही जो हम लोग हमेशा एक लैंग्वेज यूज करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कुछ डिसोसिएट हो गया होगा, कुछ निकल गया होगा। मान लीजिए x निकल गया, अगर इसमें से x निकलेगा तो इसमें भी x निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक एक से रिएक्ट कर रहा है, एक एक से रिएक्ट करके और एक ही बना रहा है, एक SO2 एक SO3 बना रहा है। तो यहाँ पर एक ही, मतलब यहां से जो निकल रहा है, अगर एक x निकल रहा है तो एक ही x वहां जाके जुड़ेगा, और वैसे ही NO के केस में भी है कि एक ही x जाके जुड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ये सब हमारी क्या है, कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम। और Kc की वैल्यू दिया गया है, और Kc की वैल्यू इसीलिए दिया गया है ताकि आप x फाइंड कर लें, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्या हो जाएगा, Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब देखिए, अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो यहां से उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां से 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-4। तो यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मे भी मैंने जब मैंने सॉल्व किया शायद 3/5 या 5/3 दो वैल्यू शायद इसकी आ रही थी। तो अगर आपको x की वैल्यू मिल गई, उसने क्या सिंपल, उसने क्वेश्चन क्या पूछा, एट इक्विलिब्रियम पे NO2 का कंसंट्रेशन, तो NO यहां पर है, NO2 यहां पर है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज 1 - x और एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज 1 + x। अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो आप नहीं निकाल सकते NO2 और NO का कंसंट्रेशन, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अंचल जी को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इनके केमिकल इक्विलिब्रियम के 3 क्वेश्चंस हैं, मैं उनको ले रहा हूं। और अंचल जी जो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पूछ लिया था, इसको आप पूछिएगा जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर पा जाइएगा, पढ़ लीजिएगा सही से, तब हमसे पूछिएगा। तो अब इनकी अंचल जी की जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया गया है कि N2O4 gives twice of NO2। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि एट द इक्विलिब्रियम 298 केल्विन टेम्परेचर पर दोनों के जब 5-5 मोल लिए जाते हैं, दोनों के कितने 5-5 मोल। ठीक है, तो जो हमारा टोटल प्रेशर है वो एट इक्विलिब्रियम पे 20 बार पाया जाता है। ठीक है, और दिया गया है जिसमें डेल्टा जी नॉट दिया गया है N2O4 का, वो कितना दिया गया है 100 किलो जूल। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट ऑफ NO2 जो है वो दिया गया है 50 किलो जूल। और कहा है कि बताइए रिएक्शन में डेल्टा जी क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन में क्या डेल्टा जी क्या होगा। तो देखिए इसमें डेल्टा जी पूछ रहा, तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, तभी आप क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं इसमें। तो फॉर्मूला कुछ हमारा ऐसा होता है डेल्टा जी का, ये जिसमें डेल्टा जी नॉट चाहिए और आर चाहिए, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है वो सब जानते हैं। टेम्परेचर दिया गया, मैंने बोला था 400 केल्विन बोला था। ठीक है, टेम्परेचर दिया ही गया है, क्यू फाइंड करना, रिएक्शन क्वेश्चन फाइंड करना है। अब देखिए हम कैसे फाइंड करें। देखिए उसने टोटल प्रेशर दिया है, मोल दिया है, तो बताइए क्या आप लोग यहां पर रिएक्शन क्वेश्चन क्या, रिएक्शन क्वेश्चन देखिए रिएक्शन क्वेश्चन फाइंड करने को वही है जैसे मान लीजिए कि हम लोग को Kc Kp ऐसा कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। बस ये है कि किसी भी टाइम पर है और वो हमारा एट इक्विलिब्रियम पे होता है। ठीक है, तो
मान लीजिए कि इसमें देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पार्शियल प्रेशर से निकाल देते हैं। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इसका नहीं निकाल सकते हैं आप, क्या हो जाएगा 5 प्लस 5, ठीक है, इस दैट्स मोल अपॉन टोटल मोल, यही मोल फ्रैक्शन होता है। और इनटू टोटल प्रेशर 20, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 20 दैट इज द 10, और 10 बार मतलब आ जाएगा। ऐसे ही NO2 का आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं 1/2 इंटू 20, जो कि कितना आ जाएगा 10 बार। तो दोनों के आपको पार्शियल प्रेशर मिल गए, तो आप Q फाइंड कर सकते हो। Q क्या हो जाएगा आपका, Q क्या हो जाएगा, देखिए Q क्या हो जाएगा, अगर Q लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो देखिए दोनों का 10 है, तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 काट दीजिए, Q की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक, Q की वैल्यू क्या आ गई 10, एक वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब हमें सिर्फ डेल्टा G0 फाइंड करना है बस। अब देखिए, अब यही सब चीजें मैंने कहा था ना कि ये सब चीजें जो है इन सब पे जो क्वेश्चन है, मैं इसीलिए आपको रोका था उस समय कि ये सब थर्मोडायनेमिक्स में आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे, लेकिन आप लोग पेशेंस नहीं रख पाए। अब देखिए देख लीजिए अब इस चीज को यहीं पर, देखिए अगर किसी भी रिएक्शन का हमें डेल्टा G0 कैलकुलेट करना है, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा G0, तो डेल्टा G0 क्या होता है कि जो प्रोडक्ट में जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे, तो जितने भी आपके प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट। तो जैसे कि और इसमें क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जितने मोल्स हैं उसको इंटू कर लेंगे, तो 2 इंटू डेल्टा G0 ऑफ NO2 माइनस 1 इंटू डेल्टा G0 ऑफ N2O4। मतलब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया है, ठीक है, और जितने भी नंबर ऑफ जितने मोल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब डेल्टा G0 ऑफ NO2 दिया गया है, देखिए यहां पर 50, तो 2 इंटू 50 माइनस 1 इंटू N2O4 का भी दिया गया है 100, कितना हो जाएगा, देखिए 0 आ गया। डेल्टा G0 कितना आ गया, 0 आ गया। डेल्टा G0 0 आ जाएगा, डेल्टा G0 0 हो गया, और यहां पर log बेस 10 है ही, और रख देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए अब इसमें आप पुट करिए सारी वैल्यू, ठीक है, तो डेल्टा G0 0 हो गया, 2.303 R और T की वैल्यू आप रख लीजिएगा अपने आप से, अपने हिसाब से नहीं, हम R की जो वैल्यू तो वही रखेगा, अपने हिसाब से नहीं कुछ रख लेंगे। और Q की वैल्यू कितनी है, 10 log 10 क्या हो जाएगा 1, तो मतलब डेल्टा G क्या आ जाएगा 2.303 RT। और प्रेशर बार में दिया गया है, तो गैस कांस्टेंट 0.0821 ये रखिएगा लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन मोल वाली, और टेम्परेचर केल्विन में रखिएगा जो 400 केल्विन दिया गया है, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्वेश्चन में एक पार्ट में और पूछा था कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन मतलब किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इन्होंने पूछा अभिक्रिया की दिशा कब होगी, ठीक है, अभिक्रिया की दिशा क्या होगी इक्विलिब्रियम स्थापित होने पर, ठीक है। तो देखिए अब ये सब कॉन्सेप्ट आपके थर्मोडायनेमिक्स के, इसीलिए मैंने सब चीजों को रोका था कि देखिए जिसके लिए डेल्टा G बताया था कि अगर डेल्टा G लेस देन 0 होता है देन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन अपने आप प्रोसीड करेगी, हमें कोई उसमें एक्सटर्नली कुछ हमें एजेंट नहीं प्रोवाइड करना, या हमें एक्सटर्नली कोई एनर्जी नहीं देनी है। अगर डेल्टा G ग्रेटर देन 0 होगा, जो इस केस में है, तो अगर डेल्टा G ग्रेटर देन 0 होता है देन हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बाहर से उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। उस केस में उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और अगर डेल्टा G यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में रिएक्शन आगे नहीं प्रोसीड करती, वो बैकवर्ड प्रोसीड करती है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की कोशिश करती है, प्रोडक्ट बनाएगी वो, ठीक है। तो बस यही चीज है। तो रिएक्शन जो इसमें डायरेक्शन पूछा गया है वो आपको किधर हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो बस एक सिंपल आप जो पूछा गया उसको फॉर्मूला आपने बनाया, और उसमें जो जो चीजें आपको अननोन थी उसी आपने कैलकुलेशन कर लिया। और ध्यान दीजिए कि उन्होंने मोल क्यों दिया, टोटल प्रेशर क्यों दिया है,
कुछ निकालने के लिए ही तो दिया है, वो क्या निकालने के लिए, पार्शियल प्रेशर से निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अंशल जी के तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। अब हम लोग अपने अगले स्टूडेंट की प्रॉब्लम को लेंगे। इनकी बाकी प्रॉब्लम सब आप आयनिक इक्विलिब्रियम के हैं, उसको आयनिक इक्विलिब्रियम में ही देखेंगे हम लोग। ठीक, अब अगला जो एक है स्वाति कश्यप का, जो कि पटना से हैं। स्वाति कश्यप सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने पूरा फॉर्मेट जैसा कहा गया था इन्होंने एज इट इज उसको फॉलो किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी ऑलमोस्ट भी जो लोग फॉर्मेट में नहीं दिए उससे उम्मीद है कि फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस को दें। देखिए स्वाति कश्यप की हम सबसे पहली प्रॉब्लम लेते हैं। पहली प्रॉब्लम इनकी क्या है, इसमें ये कहा गया है कि 18.4 ग्राम ऑफ N2O4 जो है वो 1 लीटर वेसल में लिया जाता है और उसको हीट किया जाता है जब तक इक्विलिब्रियम न मिल जाए। कैसा इक्विलिब्रियम, N2O4 ट्वाइस NO2 दोनों गैस है। ठीक है, तो 18.4 ग्राम ऑफ N2O4 लिया जाता है 1 लीटर वेसल में। ठीक है, इसका 18.4 ग्राम और वॉल्यूम 1 लीटर का है, 1 लीटर वेसल है। ठीक है, और कहा गया कि एट इक्विलिब्रियम इट इज फाउंड दैट 50% ऑफ N2O4 इज डिसोसिएटेड। और फिर पूछा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सिंपल चीज उसने कहा है कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या है कि 50% ऑफ N2O4 इज डिसोसिएटेड। तो सबसे पहले तो इसका मोल निकाल लीजिए, इसने ग्राम दिया गया है तो 18.4 ग्राम दिया गया है और N2O4 का 92 मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए। तो इसकी कैलकुलेशन तो मुझे नहीं पता है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 18.4/92 यहां पर जो भी मोल्स आए आपके, ठीक है, ये आपके मोल्स हो गए। अब देखिए, अब इसका स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, इनिशियल की बात है। अब एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, अब मान लेते हैं इसकी वैल्यू जो है ऐसे हम मान लेते हैं 0.2 है। ठीक है, मान लीजिए कि 0.2 आंसर आ रहा है। ठीक, अब देखिए एट इक्विलिब्रियम क्या है कि इसका 50% N2O4 का डिसोसिएट हो गया। तो N2O4 का 50% मतलब अगर मान लीजिए 0.2 आ रहा है तो इसका मतलब 0.2 का 50% 0.1 डिसोसिएट हो गया। अब यहां देखिए 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो यहां से जितना जाएगा उसका दुगुना वहां बनेगा। अगर यहां से 0.1 जा रहा है तो यहाँ पे 0.2 बनेगा, तो यहाँ पे 0.1 बन गया, यहाँ पे 0.2 बन गया। स्वाति जी ध्यान दीजिएगा, मैंने ये अभी आपको फिर से बोल दे रहा हूं, ये वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया है कि 0.2 आ रही है। कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं तरीका बता दे रहा हूं, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो ये आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स एट द इक्विलिब्रियम। अच्छा, वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया, तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वही आपके कंसंट्रेशन होंगे, मतलब ये आपकी कंसंट्रेशन हो गई एट इक्विलिब्रियम। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहां पर हम लोग Kc निकाल सकते हैं। Kc क्या हो जाएगा, NO2 का कंसंट्रेशन, NO2 कंसंट्रेशन 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1। ठीक है, बस इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 0.2 नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर मोल ही स्टार्टिंग से ही वैसे ही एज्यूम कर चला है। तो बस बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें आपको क्वेश्चन ये उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछने थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसमें आपको मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग स्वयं करिए, प्रैक्टिस आपको करनी, पेपर आपको देना है, तो कैलकुलेशन आप लोग ही करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि 500 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया इन्होंने इस रिएक्शन के लिए। किस रिएक्शन के लिए, H2 + I2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ HI। इसके लिए इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें वैल्यू दी है, कितनी दी है, 24.8। वैसे मुझे वैल्यूज कोई मतलब नहीं क्योंकि हम कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं। 24.8। अब कहता है कि अगर मान लीजिए कि 0.5 मोल ऑफ HI जो है वो प्रेजेंट है एट इक्विलिब्रियम,
0.5 मोल ऑफ HI प्रेजेंट है एट इक्विलिब्रियम। पूछ रहा है कि H2 और I2 के कंसंट्रेशंस क्या होंगे, H2 एंड I2 के कंसंट्रेशंस क्या होंगे एट द इक्विलिब्रियम, जब इन्होंने ये कहा है कि एज्यूमिंग दैट बी स्टार्टेड बाय टेकिंग द HI। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि मैं रिएक्शन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं HI से, तो ये बताइए कि इन्होंने देखिए कंडीशन क्या दिया। इन्होंने पहले सबसे पहले ये बता दिया कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया एट दी 500 केल्विन पे, और फिर कह दिया कि 0.5 मोल ऑफ HI जो है वो प्रेजेंट है एट इक्विलिब्रियम, और फिर कह रहे हैं कि अगर हम लोग रिएक्शन HI से स्टार्ट करें तो बताइए H2 और I2 की कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम 500 केल्विन पे पहुंच जाएगा। तो देखिए रिएक्शन इन्होंने HI से स्टार्ट किया है, तो आप कहोगे सर वो तो प्रोडक्ट में है, तो पहले हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन तो हमेशा रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन दी गई है उस रिएक्शन को अगर हम लोग पलट के लिख दें तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 में चला जाता है। लेक्चर साइज देखे होंगे तो ये बात याद होगी आप लोगों को। तो रिएक्शन को उठा के पलट लीजिए, जैसे आपको फायदा हो काम हो ऐसा ही करिए। H2 प्लस I2, अब देखिए इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 1/24.8। रिएक्शन पलटे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आ गया। रिएक्शन में किसी चीज से मल्टीप्लाई किए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चढ़ जाएगा, बताया था। तो इस चीज को अप्लाई करिए और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसने कहा है कि एट इक्विलिब्रियम जो है इसके 0.5 मोल प्रेजेंट है। हम मान लेते हैं कि H2I2 के XX मोल प्रेजेंट है एट इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं। देखिए अब आप कहोगे सर XX से क्यों माने, सेम क्यों माने हैं। अरे बेटा यहां से जो भी जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां से जो भी निकलेगा वही यहां पे बनेगा। और देखिए 2 से 1 के लिए 2 से 1 के लिए दोनों सेम कंडीशन में है, दोनों का 1-1 मोल ही बन रहा है, तो सीधी सी बात है कि दोनों का 1-1 मोल ही बनेगा, तो मैं उसको XX मान ले रहा हूं। ठीक है, तो सिंपल आप यहां पर Kc की एक्सप्रेशन लिख दीजिए। सिंपल Kc की एक्सप्रेशन लिख दीजिए, क्या हो जाएगा x² अपॉन, और देखिए इसमें यहां पर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्टा n 0 है। मैंने बताया था अगर डेल्टा n 0 है देन प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप ये ना कहने लगना कि सर Kc निकाल रहे हो उसमें तो कंसंट्रेशन रखते हैं और आप मोले रख दिए पड़े हो। मोल रख इसलिए रख दे रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम अल्टीमेटली कट ही जाएगा, क्योंकि यहां पर डेल्टा n 0 है। डेल्टा n 0 के केस में प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, x² अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां से आप x निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते ये बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसमें x निकालने, सब कुछ तो इसमें है एकदम साफ साफ, बस x निकाल लीजिए। और यहां से आप जब x निकाल लेंगे, पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये तो मैं ही नहीं ध्यान दिया, H2I2 के कंसंट्रेशंस पूछा है, तो मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। H2I2 कंसंट्रेशन का मतलब x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए वही हो जाएगा। और मेरे हिसाब से शायद जब मैंने सॉल्व किया था शायद 0.10 आ रहा था मोल पर लीटर शायद। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा जहां तक शायद ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। और मे भी आगे एक स्टूडेंट की सेम यही प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी ही, मतलब उसमें शायद PCl5 PCl3 PCl2 जैसा कुछ रिएक्शन है, तो वो जब प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसी प्रॉब्लम को आपको उठाकर रिफर कर दूंगा कि सेम इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो पूरा डाउट सेशन देखिए इसमें आपके, ये आपके लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये जैसे कि स्वाति जी का फंसा है तो आपका नहीं ये फंस सकता था। अब देखिए मैं इनका आखिरी अगला क्वेश्चन लेता हूं, और अगला क्वेश्चन लेते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैंने जो अगला क्वेश्चन है वो मैं बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस बताया था कि इसमें तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मैंने ट्रिक के थ्रू बताया था, और ट्रिक में भी आप अगर गलत कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है ये। देखिए क्या है इसमें, पूछ रहा है कि बताइए चार रिएक्शंस दी गई हैं, चारों रिएक्शंस में प्रेशर इंक्रीज करने पर कौन ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट में इंक्रीज को फेवर करेगा। मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द इंक्रीज इन द प्रेशर
विल फेवर द इंक्रीज इन द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर प्रोडक्ट बढ़ेगा, ऐसा किस रिएक्शन में फेवर कर रहा है? तो इसमें हम देखिए पहली जो रिएक्शन लिखी गई है वो लिखी गई है N2O2, N2 + O2 gives out twice of NO। दूसरी दी गई है PCl3 + Cl2 gives out PCl5। एक और लिख देता हूं, twice of CO2 twice of CO + O2। मैंने क्या बताया था, अगर आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है तो शांति से एक छोटा सा काम करिए कि पहले देखिए नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उधर की तरफ प्रेशर लिख दीजिए। और अगर उसने ये कहा है कि प्रेशर को इंक्रीज करना है, अगर हम लोग किसी भी चीज को इंक्रीज करेंगे तो उससे दूर जाएंगे। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज, कुछ भी इंक्रीज करिए, उससे दूर भागिए। अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसके नजदीक आइए। यही मैंने आपको ट्रिक बताया था। पहले केस में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड दोनों साइड सेम है, तो वॉल्यूम प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड ज्यादा है तो प्रेशर हम लोग इस साइड लिख दिए। अब अगर आप लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो इससे दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो किधर भागेंगे? प्रोडक्ट साइड भागेंगे। तो सीधी सी बात है कि प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मोल्स इधर है, 3 मोल्स इधर है, तो प्रेशर हम लोग इधर लिखेंगे। अब प्रेशर बढ़ाइए तो उससे दूर भागिए। अब देखिए, अब यहां से दूर भागेंगे तो किधर भागेंगे? इधर ही तो भागेंगे, और इधर भागेंगे तो बैकवर्ड साइड। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और ऐसा उसने नहीं कहा, उसने कहा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, और ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सी चीज। आप देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में किस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, उधर प्रेशर लिखिए, और इंक्रीज डिक्रीज जैसा कह रहा है वही लगा दीजिए। इंक्रीज कह रहा तो उससे दूर भागिए, और अगर डिक्रीज कह रहा तो उसके नजदीक आइए, अपने आप पता चल जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको 4-6 बार कम से कम पूछ रहे, तो मैंने क्वेश्चंस ही आपको शायद 4-5 करा दिए थे, तो ये सब क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने चाहिए। चलिए, लेकिन अगर आपका डाउट था तो कोई बात नहीं है, कम से कम आपने पूछा। तो काफी स्टूडेंट्स ने तो डाउट ही नहीं पूछा, इसका मतलब उन्होंने लेक्चर नहीं सही से देखा। तो स्वाति कश्यप जी, आपकी ये 3 प्रॉब्लम थी जिसको मैंने, आप पटना से हैं, और आपकी मैंने तीनों प्रॉब्लम आपकी क्लियर कर दी। अब ये देखिए, अब अगले जो प्रॉब्लम उन्होंने फॉर्मेट में नहीं दिया, अब एक में एक क्वेश्चन लिखा, फिर एक में एक क्वेश्चन लिखा है, और फिर नाम और कुछ लिखा ही नहीं। शायद ये घनश्याम जी हैं, कुछ इनका यही नाम था। हाँ, तो ये आपके, हाँ, ये घनश्याम कुशवाहा जी हैं, जो कि ये भी बिहार से हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चंस क्या हैं वो मैं ले लेता हूं। क्वेश्चंस भी इन्होंने बहुत खराब क्वेश्चन पूछ लिया। इन्होंने, मैंने देखिए, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जब कि Kp = Kc RT की पावर डेल्टा n पढ़ाया था ना, ये रिलेशन Kp Kc बीच में। मैंने कहा था कि देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंडीशन बतानी पड़ती है कि when Kp = Kc, Kp Kc बराबर कब होगा। तो मैंने उसमें 2 चीजें बताई थी। देखिए, अगर मान लीजिए डेल्टा n 0 हो जाए, भाई अगर डेल्टा n 0 है तो किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। RT की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो Kp = Kc नहीं हो जाएगा। या एक चीज ये भी होती है कि 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही होगा। 1 की पावर 1 लाख कर दीजिए वो भी 1 होगा, 1 की पावर 10 कर दीजिए वो भी 1 होगा, 1 की पावर 5 कर दीजिए वो भी 1 होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि या तो RT = 1 हो। ठीक है, मैंने ये बात बताया था। अब घनश्याम जी हमसे पूछ रहे हैं कि सर RT कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरे बेटा, इसमें RT क्या कैलकुलेट करना है? अरे R आपका गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, मैंने कंडीशन बताया कि RT = 1 होगा। ठीक है, इसमें इसको कैलकुलेट क्या करना है? R आप गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे ही, टेम्परेचर के बारे में हो सकता है आपको टेम्परेचर ऐसा कैलकुलेट करना पड़ सके। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बताइए, उसने दे दिया कि उसने बस यही पूछ लिया कि बताइए Kp और Kc कब बराबर होगा। ठीक है, तो आप बता, जैसे Kp Kc कब बराबर होगा, तो उसमें 2 ऑप्शंस आ सकते हैं। एक तो डेल्टा n 0, और एक हो सकता है कि टेम्परेचर = 1/R होगा, क्योंकि टेम्परेचर ही अननोन हो सकता है, गैस कांस्टेंट तो अननोन होगी नहीं, क्योंकि गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नोन ही है। तो ये क्वेश्चन पूछने कोई मतलब नहीं था। चलिए ठीक है, मन में आपके डाउट आपने पूछ लिया, कोई बात नहीं।
लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपने तो पहली बात तो क्वेश्चन ही अधूरा लिख दिया है। अगर देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट पूछता है कभी भी किसी रिएक्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट पूछेगा ली चैटले प्रिंसिपल में, तो आपको जरूर बताएगा कि डेल्टा एच पॉजिटिव है निगेटिव है, उसके बिना हम लोग नहीं बता सकते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। और आपने मुझे बताया ही नहीं डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव निगेटिव, मैं आपको कैसे बता दूं कि इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन तभी मैं पॉसिबिलिटी करके बता देता हूं N2 + O2 gives out twice of NO, ठीक है। और इसमें बता रहा है कि इसका हायर प्रोडक्शन करना है हमें, ठीक है। मतलब क्या करें कि इसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए। तो इन्होंने लिख दिया कि सर आंसर इज द हायर टेम्परेचर बट आई एम नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ आंसर इज हायर टेम्परेचर। अरे आप नहीं समझोगे हायर टेम्परेचर कैसे होगा, जब तक आप यही नहीं पता है, उसमें डेल्टा एच ही नहीं पता है, तो कहां से आप बता लोगे। देखिए NO का कंसंट्रेशन बढ़ने का तरीका बहुत है। N2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, कंसंट्रेशन बढ़ा तो जो भी इंक्रीज करेंगे उससे दूर भगेंगे तो प्रोडक्ट की साइड जाएंगे, ठीक है। और इसमें प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू 0 है। देखिए जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड है उतने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड भी है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू गिवन होना बहुत जरूरी। मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव गिवन थी, मान लीजिए डेल्टा एच पॉजिटिव गिवन था, तो मैंने बताया था अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंडोथर्मी मतलब एंट्री, मतलब बताया था ना याद करने का, डेल्टा एच पॉजिटिव एंट्री तो वो पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा एच तो हम लोग अगर हीट दे रहे हैं तो उसको रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, और जहां पर डेल्टा एच लिखते हैं वहीं पर टेम्परेचर लिख देते हैं। ये भी बताया था कि जहां पर डेल्टा एच वहीं पर टेम्परेचर, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्टेंट साइड डेल्टा एच लिखते हैं। अब टेम्परेचर मान लीजिए आप अगर बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उससे दूर भगेंगे, और दूर किधर जाएंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तभी आपका NO का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन में डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू दी गई होगी। अगर मान लीजिए डेल्टा एच की निगेटिव वैल्यू होती, मान लीजिए डेल्टा एच निगेटिव होता, इसका मतलब हीट निकल रही है, तो हम लोग प्रोडक्ट साइड डेल्टा एच लिखते हैं, और जहां डेल्टा एच लिखते हैं वहीं पर हम लोग टेम्परेचर लिख देते हैं। अब देखिए अगर हम लोग अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे दूर भगेंगे, दूर कहां भाग पाएंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेंगे। तो जो पूछ रहा है वो तो हम लोग कभी नहीं होगा। अब अगर डेल्टा एच निगेटिव है, तब अगर टेम्परेचर लो है, ठीक है, अगर मान लीजिए टेम्परेचर लो है या टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर जो चीज डिक्रीज कर रहा है तो उसके नजदीक जाता है। उसके नजदीक कैसे जाएंगे? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो उसके नजदीक जा पाएंगे, ठीक है। तो अगर डेल्टा एच निगेटिव होगा तो लो टेम्परेचर पर, अगर डेल्टा एच हमारा क्या होगा? निगेटिव, देन लो टेम्परेचर पर। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तब हमारा हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। और आपने लिखा है कि आंसर हाई टेम्परेचर है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये आपका डेल्टा एच पॉजिटिव ही दिया गया होगा क्वेश्चन में। तो कृपया ऐसे काम बिल्कुल मत करें कि अधूरा क्वेश्चन दे फिर मैं प्रेडिक्शन लगाऊं कि उसमें क्वेश्चन क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, तो इतना मत परेशान करें। अब देखिए, अब ये शायद है अनीभा कुमारी जी की, जिन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये शायद अनीभा कुमारी का ये है कि गया की है, जिन्होंने 5 क्वेश्चंस लगभग पूछे हैं। और अच्छी बात ये है कि उन्होंने पूरे फॉर्मेट में और बाकायदा से केमिकल इक्विलिब्रियम के ही क्वेश्चन पूछे, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इनके 1 बाय 1 मैं क्वेश्चंस लेता हूं। देखिए अनीभा कुमारी जी की सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें क्या है कि सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हमें बताना है कि जो इक्विलिब्रियम दी गई इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, उसमें यह बताना है कि क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने पे, क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करने पे। जैसे कि मान लीजिए रिएक्शन लिखी गई है PCl5 गिव्स आउट PCl3, PCl5 plus PCl5 gives out PCl3 plus Cl2, और यहां पर लिखा गया माइनस हीट,
ठीक है, माइनस हीट है, मतलब आप अगर इसको इधर लेके आओगे तो हीट इधर जुड़ जाएगी, मतलब हम लोग हीट इस रिएक्शन में दे रहे हैं, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, अब अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब क्या कह रहा है कि आपको इफेक्ट बताना है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो टेम्परेचर का देखें, तो जहां पर हीट है वहीं पर टेम्परेचर लिख लीजिए और टेम्परेचर बढ़ाइए। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इससे दूर जाएंगे, दूर जाएंगे मतलब रिएक्शन कैसी जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हो सकता है PCl3 Cl2 के कंसंट्रेशन जो हैं वो बढ़ेंगे। और सेम ऐसे ही, और प्रेशर का इफेक्ट कैसे देखेंगे भाई, प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा उधर प्रेशर लिख लीजिए, और प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो सीधी सी बात है कि उससे दूर हटोगे, दूर हटोगे तो इधर आओगे, तो प्रेशर के केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी, तो कह सकते हैं PCl5 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। सेम आपका दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरे ऑप्शन में भी आपने सेम चीज पूछी है। तीसरे ऑप्शन पे हम आते हैं, तीसरा इसमें देखते हैं, तीसरा क्या कहता है, तीसरा इक्विलिब्रियम क्या है कि आइस प्लस हीट गिव्स आउट वाटर। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन भी होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का देखिए क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, टेम्परेचर का तो ठीक है कि जहां पर हीट लिखा वहां पर टेम्परेचर लिख लीजिए, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दूर जाएंगे, और वाटर मतलब मोर फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोर फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है। और सीधी सी बात है कि अगर आइस है, आइस क्यूब है, उसमें आप अगर हीट करोगे तो सीधी सी बात है वो मेल्ट होगा और वाटर ज्यादा बनेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेशर बढ़ाने पे देखिए है, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा कि देखिए, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा कि जो हमारा आइस होता है, ठीक है, जो हमारा आइस है, जैसे मान लीजिए आप दो आइस क्यूब ले लीजिए, दो आइस क्यूब को जब आप आपस में प्रेस कर, जैसे मान लीजिए दो आइस क्यूब आपने लिया और उसको आपस में आप प्रेस करिए, मतलब वही प्रेशर अप्लाई करिए, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, आइस का जो है वो घट जाएगा, मतलब जैसे आइस आपके 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रही होगी तो अब वो -4 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट कर जाएगी, -6 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट कर जाएगी। और एक बात देखिए, होता क्या है कि देखिए आइस का क्या होता है कि एक तो ये तरीका आप कह सकते हो कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा मतलब क्या होगा कि जैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो रही होगी तो 4, -4, -5, -10 में ही मेल्ट होने लगेगी। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर भी वही है कि मोर फॉर्मेशन ऑफ दी वाटर ही हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट वाला कम समझ में आता है। तो बात आती है कि सर दूसरा तरीका क्या होगा। दूसरा तरीका ये है कि देखिए, आइस की जो हमारी डेंसिटी होती है वो कम होती है, और क्योंकि आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आइस में क्या कहते हैं कि इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आइस। और जो हमारा हायर प्रेशर होता है, जैसे मैंने यहाँ क्या कहा कि प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो हायर प्रेशर होता है वो हायर प्रेशर फेवर करता है हायर डेंसिटी को, कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी उधर ज्यादा है तो रिएक्शन उधर जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, मोर फॉर्मेशन ऑफ द वाटर। तो आप चाहे टेम्परेचर बढ़े चाहे प्रेशर, मोर फॉर्मेशन ऑफ वाटर ही होगा। और प्रेशर का जो इफेक्ट है उसको डेंसिटी से समझिएगा तो ज्यादा आसान होगा इन कंपैरिजन टू मेल्टिंग पॉइंट वाले से। और फिर ऐसे ही इनका चौथा पार्ट भी है, इनके डाउट का जो पहले क्वेश्चन का इनका जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में क्या है, चौथे पार्ट में क्या है कि वाटर प्लस हीट गिव्स आउट वेपर। इक्विलिब्रियम क्या है, वाटर प्लस हीट गिव्स आउट वेपर। ठीक, अब यहां पर भी वही सेम चीज है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे दूर जाओगे तो वेपर बनेगा, सीधी चीज है कि अगर वाटर को गर्म करोगे तो वेपर ही बनेगी, तो उसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं।
अब देखिए, लेकिन दूसरी चीज, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तब क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा। देखिए वेपर के केस में, वेपर मतलब क्या होगी, गैस, और गैस के केस में प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कुछ भी कोई भी इफेक्ट अगर आप एट इक्विलिब्रियम पे कुछ चेंजिंग करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर ये सब जो इफेक्ट्स हैं वो सब नलिफाइड हो सके या न्यूट्रलाइज हो सके। तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किधर जाएगी कि जिधर प्रेशर कम हो पाए, ठीक है। ये जो बढ़ रहा है ये इस इफेक्ट को नलिफाइड कर पाए या न्यूट्रलाइज कर पाए। तो देखिए अगर हम लोग वेपर के केस में बात करें तो गैसेस के केस में प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम मोशन ज्यादा होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है इधर, तो इधर तो प्रेशर ज्यादा, तो इसका मतलब रिएक्शन इधर तो नहीं जाएगी, और उसके कंपैरिजन में लिक्विड से प्रेशर कम होता है। इसके लिए इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। तो ये इनके पहले क्वेश्चन का गया से जो है हमारे, उनके नाम क्या था उनका, ये पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट क्लियर हो गया, अनिभा कुमारी जी। अब देखिए इनका दूसरा क्वेश्चन जो है ये तो मैं क्लास में ही कराया था, इसमें पता नहीं क्यों इनको डाउट हो गया, तब भी बता देता हूं। ट्वाइस ऑफ AB4 गिव्स आउट A2 प्लस 4B2, ये रिएक्शन दिया गया था और इसमें बताया गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है बहुत ज्यादा 1 से कम है, और इसमें क्या दिया गया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन AB4 का है, AB4 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दी गई है, ठीक है। और दिया गया है कि टोटल प्रेशर जो है हमारा एट इक्विलिब्रियम वो P0 है। तो आपको रिलेशन बताना था Kp, P0 और अल्फा। मैंने कहा था कि क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से बताया था। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, बस Kp की एक्सप्रेशन, Kp P0 अल्फा का रिलेशन पूछ रहा है, बस आप Kp निकालने पे ध्यान दीजिए, अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग इनिशियली एक मोल ले लेते हैं, ठीक है, इनिशियली। अब एट इक्विलिब्रियम वही चीज है कि कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया भी गया है AB4 का, तो अल्फा ले लीजिए। अब देखिए 2 से 1 मोल बन रहा है, तो 2 से 1 मोल बन रहा है मतलब 1 से 1/2 मोल बनेगा, तो यहां से जितना जा रहा है उसका हाफ वहां बनेगा, तो अल्फा/2 बनेगा। और यहां से 1 से 2 मोल बन रहा है तो यहाँ पे 2 अल्फा बनेगा, ठीक है। अब यहां से आपको सिर्फ Kp की एक्सप्रेशन लिखनी है, ये सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब देखिए Kp में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर लिखने हैं, और पार्शियल ये क्या हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 की पावर 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB4 की पावर 2। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 जो है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, मैंने मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मोल अपॉन टोटल मोल, तो अल्फा/2 अपॉन, अब जोड़ लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा/2 मतलब 1 + 3 अल्फा/2, और इंटू P0 कर दीजिए, तो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर हो गया। ऐसे ही आप B2 के लिए भी लिख सकते हैं। B2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 अल्फा अपॉन 1 + 3 अल्फा/2 इंटू P0 की पावर 4, और अपॉन कितना हो जाएगा इसमें, AB4 का हो जाएगा 1 - अल्फा अपॉन 1 + 3 अल्फा/2 इंटू P0 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1 दिया गया, ये क्यों दिया गया, सीधी सी बात है कि इन सब चीजों को हटाने के लिए। अब देखिए अब अल्फा 1 से बहुत कम है, अब उसमें 1 में जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको नेग्लेक्ट करिए, हटाइए इन सबको, 1 + 3 अल्फा/2 सब 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, एकदम सिंपल सॉल्विंग, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आपका आ जाएगा Kp = क्या आ जाएगा, में भी आता है इसमें आपका, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 8 अल्फा की पावर 5 P0³ ऐसे कुछ आता है, लेक्चर में मैंने क्वेश्चन किया तो वहां से आंसर देख लीजिएगा, इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, बस कुछ नहीं है। मेन चीज वही, आप Kp की एक्सप्रेशन लिखिए, अल्फा इज वेरी लेस देन 1 है, तो 1 + 3 अल्फा/2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, उसमें ऐड करने में कोई फर्क ही नहीं है। और हाँ यहाँ पर भी देखिए, जैसे अगर अल्फा 1 से बहुत कम है तो 1 में से कुछ माइनस, जैसे मान लीजिए अल्फा 1 से बहुत कम मतलब इतना है,
0.00001। अब इसको एक में से घटा देंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बस यही नेग्लेक्ट तो सीखना था इसमें, उस चीज को मैंने लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया भी था। अब देखिए, अब इनका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि एप्लीकेशन ऑफ द ली-चैटलियर प्रिंसिपल इंडिकेट दैट द, मतलब अमोनिया की सिंथेसिस की बात की है। देखिए वही है ना कि पेशेंस की कमी है। ये जो चीज है ये आपको पी ब्लॉक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में 15वां ग्रुप जब पढ़ाया जाएगा, नाइट्रोजन ग्रुप, तो उसमें इसकी बहुत डिटेल स्टडी बताई जाती है। ठीक है, और यहां पर डेल्टा एच जो है वो -92.4 किलोजूल पर मोल दिया गया है। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ली-चैटलियर प्रिंसिपल लगा के हमें फेवरेबल कंडीशन बताना है फॉर द मोर फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया, ठीक है, तो देखिए ली-चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हो जाएगा, डेल्टा एच निगेटिव है तो मतलब डेल्टा एच प्रोडक्ट साइड लिखा जाएगा, एनर्जी निकल रही है, और टेम्परेचर यहां लिखा जाएगा। तो मोर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए हमें टेम्परेचर लो होना चाहिए, मतलब लो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग प्रेशर की बात करेंगे तो इधर 4 मोल है तो प्रेशर यहां लिख देंगे। तो यहां पर अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तब हमारा मोर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होगा, तो मतलब हाई प्रेशर। अब लेकिन देखिए, जो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया होती है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, और कुछ इसकी गिवन कंडीशंस होती है। देखिए ये जो अमोनिया की सिंथेसिस होती है इंडस्ट्री में, उसके लिए जो प्रेशर चाहिए वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो कि हाई प्रेशर है। टेम्परेचर जो होता है वो हमारा नियर अबाउट 700 केल्विन के आसपास होता है, नियर अबाउट 700 केल्विन। 700 केल्विन का टेम्परेचर मतलब हो गया लगभग 400 डिग्री सेल्सियस। अब 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लो नहीं होता, ली-चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि लो टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जो इंडस्ट्री में हमें जरूरत पड़ती है टेम्परेचर अमोनिया बनाने के लिए वो लगभग आपको 700 केल्विन, मतलब लगभग 400 डिग्री सेल्सियस। और 400 डिग्री सेल्सियस को हम लोग लो नहीं कह सकते हैं, और इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट क्या, इसमें आयरन ऑक्साइड की कैटलिस्ट यूज होता है, आयरन ऑक्साइड। और जो आयरन ऑक्साइड की कैटलिस्ट होती है इसके साथ इसमें K2O + Al2O3 इसका भी प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो ये इतनी ऑप्टिमम कंडीशन होती है इनकी अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए इंडस्ट्री में, तो ये कंडीशन आपके लिए इतनी वैलिड ही होनी चाहिए। अब आपके ऑप्शन में जैसे कि इसमें लिखा है ऑप्शन में कि लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, तो लो प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होगा, टेम्परेचर आप हाई कह सकते हो अगर आप भाई। लेकिन एक चीज, अगर इसमें सिर्फ कहा है कि ली-चैटलियर प्रिंसिपल देखना है तब आप नहीं कहोगे, ली-चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से तो लो टेम्परेचर चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री में तो हाई टेम्परेचर यूज होता है। तो इसमें अगर अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल का है तो आप तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वाला, कि कैटलिस्ट की तो प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और बाकी जो ऑप्टिमम कंडीशन होती है इसको आप ये नोट कर लीजिए। बाकी जब आप ग्रुप 15 पढ़ेंगे तो उसमें आपको अमोनिया की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इनका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताइए कि केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कब होगी। अरे तो भैया इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होगी जब, मैं बता चुका था इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब उसी रेट में यहाँ पर उसने वेलोसिटी का टर्म यूज कर लिया, तो क्यों परेशान है, ऑप्शन डी टिक करिए, मस्त रहिए। अब देखिए इसमें जो आखिरी क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं किसको आपने पूछ लिया तब भी, लेकिन आपके मन के डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिंपल इसने कहा है कि Kp और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन बताना है। मैं सीधे पहले रिएक्शन के लिए बताता हूं जो ऑप्शन सही है, जहां तक ट्वाइस ऑफ NO2, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर पहले इनिशियल मोल 1 ले लेते हैं इसका हम लोग, ठीक है। इनिशियल मोल इसका 1 ले लेते हैं, इसका 0, एट इक्विलिब्रियम कुछ अल्फा चला गया, यहाँ 2 अल्फा बन गया, ठीक है। अब देखिए Kp का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो जाएगा
2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू प्रेशर हम लोग पी ले लेते हैं, या पी नॉट ले लीजिए चलिए, और इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा कि 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी का कुछ नहीं, स्क्वायर कुछ नहीं होगा। तो यहां से देख सकते हैं, अगर आप सॉल्व करिए सही से तो क्या आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा नीचे बचेगा, 1 प्लस अल्फा एक यहां से कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा एक और एक 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बन जाएगा और 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी। तो 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हमारा केपी हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और आपका यही पूछा है कि किसके लिए वैलिड होगा ये। तो मेरे हिसाब से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। इनका बढ़िया था कि इन्होंने फॉर्मेट बहुत सही में दिया था। अब देखिए अगला हमारा शायद ये एक लवली जी है, क्या करके इनका नाम है इनका लवली वर्मा, ये भी बिहार से हैं, बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखे हैं, तो बिहार से हैं ये। इनकी जो प्रॉब्लम है वो मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया। देखिए मैं दिखा देता हूं कैसे। अभी देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जब शायद गौरव जी की प्रॉब्लम थी उसी में मैंने जो इन्होंने ग्राफ पूछा है कि log k वर्सेज 1/t का ग्राफ, वो मैं आपको बता दिया था। हाँ आपका ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ वाली चीज तो आपकी क्लियर ही हो चुकी है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए अपना। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन यही है कि log k = log a, ये भी मैंने क्लास में कराया था, मतलब लेक्चर में 2.303 RT, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि log k वर्सेज 1/t का ग्राफ बनाया गया है और उसने कुछ और दिया। उसने क्या दिया है कि थीटा = tan इनवर्स 0.5 दिया है और जो इंटरसेप्ट है वो 10 दिया गया है। इंटरसेप्ट ये जिन्होंने ओपी लिखा है, जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, तो यही ओपी लिखा था फिगर में। तो ये ओपी जो है यही हमारा 10 दिया गया, मतलब वाई इंटरसेप्ट जो है हमारा वो 10 है। तो पूछ रहा है कि डेल्टा H0 बताइए एट द टेम्परेचर 300 केल्विन, और ए पूछ रहा है। देखिए ये बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर थीटा = tan इनवर्स 0.5 दिया, इसका मतलब इसने यहां पे tan थीटा दिया है, tan थीटा दिया। tan थीटा कितना दिया है 0.5। tan थीटा क्या होता है स्लोप। अब इसमें स्लोप क्या होगा, सीधी चीज है, y = -mx + c है ये। तो यहां पर स्लोप क्या है हमारा -डेल्टा H0 2.303 R। अभी मैंने स्टार्टिंग में गौरव के प्रॉब्लम में ये आपको बता दिया था कि स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होगा। तो ये स्लोप है, तो भाई सीधी सी बात है, आपका ये m = 0.5 आप निकाल ही चुके हो, यहां पे 0.5 रख दो। डेल्टा H0 निकालना है, R की वैल्यू आपको पता ही है, तो क्या दिक्कत है आपको, यहां से डेल्टा H0 आप आराम से निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात रही कि A की वैल्यू निकालने की, तो ये क्या है आपका, जैसे इसको हमने क्या लिख दिया y = c - mx। अगर हम लोग log k वर्सेज 1/t का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में कहता है कि log k वर्सेज 1/t का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो उसमें हमें y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू वो दे दी गई है कि वो log a है, ठीक है, log a है, वो हम लोग इक्वेशन से निकाले और न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसने दिया है कि y इंटरसेप्ट 10 के बराबर है। अब यहां से a की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है, 10⁻10 नहीं हो जाएगा, तो सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, बस इसको इसके पावर में चढ़ा दीजिए बस, ठीक है, a की पावर क्या हो जाएगी 10⁻10। तो यही क्वेश्चन था आपका, सिंपल स्लोप और इंटरसेप्ट की कंपैरिजन करके निकालना था। और मेरे हिसाब से मैंने ग्राफ स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था, तो ग्राफ वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई। अब इसमें हम लोग अपने अगले स्टूडेंट की प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो कि सिंपी मिश्रा की प्रॉब्लम है। तो अब सिंपी मिश्रा की प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये मुजफ्फरपुर बिहार की हैं। इन्होंने एनसीईआरटी की 3
तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन्होंने भी फॉर्मेट को पूरा फॉलो किया, बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग आगे से जरूर ध्यान दें कि विद इन फॉर्मेट में ही क्वेश्चन, जैसे फॉर्मेट दिया गया उसी फॉर्मेट में ही डाउट भेजें। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे टोटल प्रेशर दे दिया गया है कि टोटल प्रेशर जो है हमारा 10⁵ पास्कल है, ठीक है। और इसमें दे दिया गया है कि जो आयोडीन वेपर है वो कंटेन्स द 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम, मतलब 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और रिएक्शन दी गई है कुछ ऐसे, I2 गिव्स आउट ट्वाइस I, दोनों गैस है। और यहां पर उसने Kp पूछा है, और मुझे पता है प्रॉब्लम कहां पर आई होगी, इसी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आई होगी कि 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम का क्या मतलब हुआ। देखिए अभी आप लोग गैसेस एटम चैप्टर नहीं पाए हैं। गैसेस एटम में एक लॉ होता है एवोगैड्रो लॉ, जो कि क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस contains the equal number of moles of the gases, मतलब V directly proportional to N। तो मतलब क्या होगा कि जो वॉल्यूम परसेंट है वही आपका मोल परसेंट होगा। मतलब ये जो वॉल्यूम परसेंट दिया गया है इसको आप क्या समझिए कि मोल परसेंट दिया गया है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मोल परसेंट मानिए आप। अच्छा मोल परसेंट में मानने में क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज होती है मोल फ्रैक्शन, कोई किसी भी फ्रैक्शन में आप 100 से गुणा कर देंगे तो वो परसेंट बन जाता है, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि मोल परसेंट क्या है कि मोल फ्रैक्शन में 100 से गुणा किया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हमें मोल परसेंट से मोल फ्रैक्शन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग 40/100 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द आयोडीन एटम। अगर 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम है तो सीधी सी बात है कि I2 जो होगा ये 60% होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दी I2 जो है वो कितना हो जाएगा, 60/100, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ Kp निकालना है। Kp निकालने के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए I2 का, I का, और पार्शियल प्रेशर के लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। टोटल प्रेशर दिया है, मोल फ्रैक्शन मैंने निकाल दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम हो गई नहीं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ I क्या हो जाएगा, 40/100 इंटू टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 10⁵। ऐसे ही निकाल लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 60/100 इंटू 10⁵। ये निकल गया आपका पार्शियल प्रेशर। अब Kp का एक्सप्रेशन आप लोग लिखना जानते हैं, उसको अपने आप से लिख लीजिएगा। इसमें हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का 9वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। उसमें क्या कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज में आपको फंसाया है। उसने ये कहा कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है Br2 के साथ तो नाइट्रोक्सिल ब्रोमाइड देता है एज पर द रिएक्शन। उसने रिएक्शन भी दे दिया, ऐसा नहीं कि रिएक्शन अपने आप लिखना है। ट्वाइस ऑफ NO प्लस Br2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ NOBr, ठीक। अब क्या कहता है कि 0.087 मोल के साथ, मतलब 0.087 मोल ऑफ NO एंड द 0.0437 मोल ऑफ Br2 आर मिक्स्ड, मतलब NO का इतना मोल और Br2 का इतना मोल मिक्स किया जाता है एक क्लोज कंटेनर में एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और फिर कहता है कि 0.0518 मोल ऑफ NOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम। मतलब इनिशियली क्या था कि इतना मोल प्लस इतना मोल, इसका इतना मोल, इसका इतना मोल, इन्होंने एक मिक्स किया और फाइनली इक्विलिब्रियम पर, ये तो इनिशियल था, और इक्विलिब्रियम पर NOBr का 0.0518 मोल जो है वो हमें मिलता है। तो इसमें हम लोग सारी चेंजिंग Br2 के अकॉर्डिंग अभी आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा इसमें इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2। NO और Br2 के अमाउंट्स आपको बताने हैं एट द इक्विलिब्रियम। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करिए, Br2 से हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कुछ ना कुछ यहां से जाएगा
तो मान लीजिए x जा रहा है। अब अगर इसमें से x जा रहा है तो ये 1 से 2 रिएक्ट कर रहा है, तो अगर इसमें से x जा रहा है तो इसका 2x जाएगा, तो 0.087 माइनस 2x। अब देखिए अगर इसका x जा रहा है तो उसका 2x बनेगा, तो मतलब यहां पर एट इक्विलिब्रियम कितना बन रहा होगा 2x, और जो 2x बन रहा है वो इसने दे दिया था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने बताया कि एट इक्विलिब्रियम 0.0518 मोल जो है NOBr का बन रहा है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। अगर x की वैल्यू निकाल लिए तो इक्विलिब्रियम पर NO और Br2 का अमाउंट क्या होगा ये भी आप पता कर सकते हैं। सिंपल है, 0.087 माइनस 2 इंटू जो भी x आएगा उसको लिख लीजिएगा और यहां पर माइनस कर लीजिएगा। सिंपल चीज, सिर्फ x फाइंड करना था आपको, ठीक है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो बस कुछ नहीं था, बस एक छोटी चीज आप ध्यान रखिए कि उसमें जो आपने यहां पर कि इसके Br2 के अकॉर्डिंग सारी चेंजिंग करिए कि अगर इसमें से x जाएगा तो इसमें से 2x जाएगा, तो वहां पर 2x बनेगा और जो 2x बनेगा उसकी उसने वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इनका, सिम्पी मिश्रा जी का। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि H2O और CO का 1 मोल लिया जाता है एक 10 लीटर के वेसल में और उसको हीट किया जाता है 725 केल्विन टेम्परेचर तक, और फिर बताया जाता है कि एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ द वाटर जो है वो रिएक्ट करता है विथ अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? H2O प्लस CO गिव्स आउट H2 प्लस CO2, ठीक है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है और कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ नहीं, इनिशियली उसने कंडीशन दिया है कि इसका 1 मोल ऑफ H2O और 1 मोल ऑफ CO जो है वो यूज किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पर ये बता दिया कि 40% ऑफ H2O जो है 40% ऑफ H2O जो है वो रिएक्ट कर लेता है CO के साथ, ठीक है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो सीधी सी बात है कि अगर H2O का 40% यूज हो चुका है तो एक का 40% कितना हो जाएगा 0.4, तो 0.4 चला गया, इसका 0.4 जाएगा तो इसका भी 0.4 ही जाएगा और उसका 0.4 बन जाएगा इन लोगों का, क्योंकि सब 1 मोल से 1 मोल बन रहे हैं, 1 मोल से 1 मोल बन रहे हैं, 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट हो रहा है, तो वही चीज हो जाएगा। तो यहां पर मोल कितने आ गए 0.6, 0.6, 0.4, 0.4। और ठीक, और इन्होंने क्या कहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर दिया है, ठीक है। तो सब में मोल निकल गए हैं, 10-10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके क्या आ जाएंगे, कंसंट्रेशन आ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, H2 का कंसंट्रेशन इंटू CO2 कंसंट्रेशन अपॉन H2O का कंसंट्रेशन इंटू CO का कंसंट्रेशन, मैंने सब निकाल ही दिया, ठीक है। बस सब में अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 कर दीजिए, कंसंट्रेशन निकल गया और इसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए, Kc आपका आ जाएगा। तो सिंपी जी की इतनी प्रॉब्लम थी, तीनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा और आंसर मैच कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये है एक आनंद कुमार यादव जो कि है मऊ से, इन्होंने क्वेश्चन हमें भेजा है केमिकल काइनेटिक्स का। फॉर्मेट में साफ साफ लिखा था केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देने के लिए, और आप हमें केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन दे रहे हैं। अरे जब केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर मिलेगा तब दीजिएगा ना, तो क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि मौका आपको दिया नहीं जाएगा। अरे अभी केमिकल इक्विलिब्रियम का कहा गया तो केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट भेजिए। ऐसा थोड़ा ना कि डाउट पूछने कोई अवार्ड हम लोग देंगे कि आप कि बस नाम करने के लिए डाउट भेजा तो किसी चैप्टर से डाउट भेज दे रहे हैं। अब देखिए, अब ये है आपका हमारा एक लास्ट डाउट है जो कि है सात्विक पति त्रिपाठी का, जो कि न्यू दिल्ली अशोक बिहार से हैं। तो जैसे इनका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड हेनरी लॉ। अब भाई देखिए, हेनरी लॉ जो होता है ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर में होता है। सॉल्यूशन चैप्टर जब आपको मिलेगा उसमें हेनरी लॉ आपको पढ़ा अच्छे से आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप पढ़िएगा। हेनरी लॉ यहाँ पर नहीं आता है आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जरूर आता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बता दूं
देखिए जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो डायनेमिक वर्ड एक एक्स्ट्रा जोड़ा। डायनेमिक वर्ड क्या होता है? डायनेमिक मतलब होता है मोशन, मूवमेंट, लगातार कुछ मोशन मूवमेंट होगा। तो होता क्या है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट रहेगी। कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहेंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहेंगे, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस चेंज नहीं होते हैं, वो कंसंट्रेशन जो होते हैं रिमेन्स अनचेंज्ड होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ आपस में उसमें एटॉमिक, उसको कहा जाता है कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट होती है। तो उसमें बहुत डीप में आप मत घुसिए, बस इतना जानिए कि लगातार मूवमेंट होता रहता है, वही डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अब वो चीज मॉलिक्यूलर लेवल होता है, मॉलिक्यूलर लेवल की जो चीजें होती हैं वो ऐसे आप नॉर्मली नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका जो दूसरा क्वेश्चन था वो है कि पीएच कैलकुलेशन के बारे में। अरे तो पीएच कैलकुलेशन आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है। चैप्टर में डाउट दिया गया था केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसीलिए यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम जो है जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें पीएच कैलकुलेशन बहुत अच्छे से बताया जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगला जो इनका क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो अभी मैं करा चुका हूं। देखिए इनका क्वेश्चन क्या है कि ट्वाइस ऑफ HI गिव्स आउट H2 प्लस I2, ठीक है। सब गैसेज हैं आपकी यहाँ पे, और फिर इन्होंने ये कहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ HI, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया गया है। और पूछ रहे, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि Kp और अल्फा के बीच में रिलेशन पूछा गया है ना। हाँ, Kp और अल्फा के बीच में रिलेशन वही है, एक मोल ले लीजिए, 0 मोल इक्विलिब्रियम पे एक मान लीजिए कि इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दी ही गई है, तो इसका अल्फा बाई 2 बनेगा, इसका अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से 1 बाई 2 बनेगा, तो यहां से अल्फा निकलेगा तो अल्फा बाई 2 ही बनेगा। तो बस यहाँ पर Kp ही तो निकालना है। Kp में क्या करना है कि H2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, दैट्स मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने हो जाएंगे, 1। देखिए अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 1, सॉरी अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्टा एन 0 है, तो आप प्रेशर मत इंटू करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि अगर इंटू करेंगे भी तो आखिर में जाके क्या होगा, वो कट जाएगा, ठीक है। तो बस मोल फ्रैक्शन लिखते चले जाइए, काम बन जाएगा आपका। अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये आपका Kp और अल्फा के बीच में रिलेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज थी ये। अब इनका ये जो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम से है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टूडेंट का लास्ट डाउट है ये। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इनका कि दो कंपाउंड है A और B, वो मिक्स किए जाते हैं इक्विमोलर प्रोपोर्शन में टू फॉर्म द प्रोडक्ट, मतलब इक्विमोलर मतलब उनके मोल्स सेम है। तो रिएक्शन क्या है कि A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस D, ठीक है। और कहा जाता है कि इसके मिक्स किए गए इक्विमोलर अमाउंट। फिर इक्विलिब्रियम की बात क्या करता है, इक्विलिब्रियम पे क्या करता है कि एट द इक्विलिब्रियम 1/3 ऑफ द A एंड द B, 1/3 ऑफ A एंड B आर द कंज्यूम्ड। तो इस पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो सिंपल सी चीज है, इक्विमोलर कहा है आप, इक्विमोलर मतलब क्या हुआ कि सेम मोल, तो 1 मोल ले लीजिए। और फिर क्या कहा है कि A और B के 1/3 जो है वो खर्चा हो गया, 1/3 जो है वो हमारा कंज्यूम्ड हो गया इक्विलिब्रियम पे। ये हमारा इनिशियल कंडीशन थी, और कह रहा है इक्विलिब्रियम पे 1/3 जो है वो कंज्यूम्ड हो गया। तो अगर यहां से 1/3 गया है तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3 बन जाएगा। और सिंपल चीज पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा एन जो है वो 0 है, इसलिए वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वही आपका क्या होगा, जो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है वही आपका कंसंट्रेशन होगा। 3 माइनस 1 ये आपका 2/3, 2/3, 1/3, 1/3। ये जितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं यही आपके क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम कोई इफेक्ट नहीं है, डेल्टा एन 0 है, ठीक है। तो यहां से आप Kc निकाल सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें क्या बताऊं।
2/3 2/3 देख लीजिए कितना आ गया, 1/4 ऐसे कुछ आ जाएगा आपका, केसी निकल गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो सात्विक पति त्रिपाठी का भी ये जो प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व हो गई। तो इतने लोगों ने हमें प्रॉब्लम भेजी थी। और एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी हमें प्रॉब्लम भेजी थी। उन्होंने क्या किया, बुक से फोटो खींच के भेज दिया। तो मैं पहले इस चीज को मना किया गया था कि फॉर्मेट में बताया गया था कि आपको A4 साइज के पेपर पे व्हाइट पेपर पे रीडेबल फॉर्म में लिखना है। तो बुक की फोटो भेज दी और ना नाम बताया ना उसमें अपना कुछ एड्रेस बताया, तो ये चीज सही नहीं है। आप फॉर्मेट में भेजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो यहीं पर हमारे जितने डाउट्स आए थे केमिकल इक्विलिब्रियम से वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और आगे भी हमारे जितने चैप्टर्स हुए हैं सबके आपके डाउट्स आपको डाउट सेशंस मिलेंगे। तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपका डाउट सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी डाउट्स हो आप उनको पूछिए। बस इस चीज का जरूर ख्याल रखिए, हम लोग की इतनी हेल्प जरूर करिए कि जिस फॉर्मेट में कहा जाए उसी फॉर्मेट में भेजिए, तो हमारी टीम को बहुत दिक्कत होती है क्वेश्चंस को छांटने में। तो इसी के साथ मैं यहीं पर अपनी डाउट सेशन बंद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।